Welcome my dear students on my channel मैकेनिज्म ऑफ फिजिक्स बाय सौरभ सर। और चैनल के यूट्यूब चैनल का जो नाम है मंजिल ऑफ फिजिक्स बाय सौरभ सर। बहुत ध्यान से समझिएगा। आज एक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जो 12th क्लास का कॉन्सेप्ट है, जिसमें हमें बात करनी है कूलाम्स लॉ की। ठीक है कि साइंटिस्ट कूलाम्स ने जो लॉ दिया वो क्या है, उसका कैसे यूटिलाइजेशन किया जाता है और उसके कितने फॉर्म हैं, ये चर्चा हमें इस वीडियो में करनी है। तो फोकस करिएगा, कॉन्सेंट्रेट करिएगा, देखना ध्यान से क्या है। तो बेसिकली बात करें, जो हमें सीखना है वो कूलाम्स लॉ है। कूलाम्स लॉ, साइंटिस्ट कूलाम्स ने क्या बोला? साइंटिस्ट कूलाम्स ने क्या बोला? ये बोला कि मान के चलो अगर मेरे पास दो चार्ज पार्टिकल हैं। कैसे चार्ज पार्टिकल हैं? दो चार्ज पार्टिकल हैं। और दोनों चार्ज पार्टिकल कैसे नेचर के हैं भाई? दोनों चार्ज पार्टिकल पॉइंट चार्ज हैं और स्टैटिक रखे हुए हैं, यानी रेस्ट में रखे हुए हैं। तो दो पॉइंट चार्ज पार्टिकल मैंने ले लिए। ये मेरे पास दो पॉइंट चार्ज पार्टिकल थे मेरे बेटे। मैंने माना ये चार्ज है Q1 और ये वाला जो चार्ज है ये है Q2। इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन था, मान के चलो मेरे बेटे, वो सेपरेशन था इन दोनों के बीच में R। अब हमने क्या बोला कि इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगेगा, इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगेगा, अगर ये सेम नेचर के होंगे तो रिपेल करेंगे, रिपल्शन का फोर्स लगेगा। अगर ये अपोजिट नेचर के होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, यानी अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लगेगा। तो जो भी इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगेगा, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन बोलते हैं, उस फोर्स को Fe से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो साइंटिस्ट कूलाम्स ने इसके बारे में बताया। अच्छा, क्या बताया भाई? ये बोला कि जो भी इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन लगेगा Fe, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या बोला? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा, किस चीज़ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, यानी ये दोनों जो चार्जेस हैं इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरी बात क्या बोली कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस r है इनके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, हम इस इक्वेशन 1 को और इस इक्वेशन 2 को क्लब कर दें, इनको कंबाइन कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा कि Fe जो है मेरे बेटे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये मिल गया, Fe डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब हम जानते हैं प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो ये कांस्टेंट आएगा। क्यों कांस्टेंट आता है? तो उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, कि जब हम किसी कांस्टेंट को भाई लेके आते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है। तो वो क्यों आता है, उसके पीछे का लॉजिक है। ठीक है, तो देखना कि Fe डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी हटाई मेरे बेटे, तो जो कांस्टेंट आया उस कांस्टेंट को बोला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या बोला? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये मेरे बेटे Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। So this is the value of electrostatic force which is acting between the two charge particles which are point charge and are stationary. अब क्या बोला गया भैया कि ये जो कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये क्या है? और फोर्स की यूनिट क्या है इसमें? न्यूटन। अरे फोर्स की यूनिट तो हमेशा न्यूटन ही रहती है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की अगर मैं बात कर लूँ, बहुत ध्यान से इस पर फोकस करिएगा, तो ये क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है मेरे बेटे, सबसे पहली बात एक इलेक्ट्रोस्टैटिक का कांस्टेंट है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है? तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 9 × 10⁹ और न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम का स्क्वायर। 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। इसमें जो ये वर्ड एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, ये एप्सिलॉन नॉट क्या चीज़ है? ये जो वर्ड इसमें एप्सिलॉन नॉट आया, ये एप्सिलॉन नॉट क्या चीज़ है? इसको बोलते हैं परमिटिविटी। इसको क्या बोलते हैं मेरे बेटे? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको बोलते हैं मेरे बेटे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मीनिंग एयर बोल सकते हो आप या वैक्यूम भी बोल सकते हो। इसको हम एयर भी बोल सकते हैं या वैक्यूम भी बोल सकते हैं। तो परमिटिविटी है। अच्छा भाई, परमिटिविटी है तो इस परमिटिविटी की वैल्यू क्या होती है? कोई ना कोई तो वैल्यू इस परमिटिविटी की भी होनी चाहिए। तो वैल्यू होती है इसकी, तो देखो परमिटिविटी की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर।
अगर आप एक चीज़ बहुत ध्यान से देखेंगे तो उस पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट है उसका जस्ट अपोजिट यूनिट इस परमिटिविटी की है। अच्छा, ये परमिटिविटी का मीनिंग क्या है? वैसे तो ये इलेक्ट्रिकल टर्म है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो है ये वैसे तो एक इलेक्ट्रिकल टर्म है, लेकिन इसका मतलब क्या है, समझने के लिए इसका मतलब क्या है? तो ऐसे मान के चलो कि दो चार्ज पार्टिकल जब किसी भाई मीडियम में रखे जाएं, एयर में रखे जाएं, वाटर में रखे जाएं, ग्लास में रखे जाएं, तो उस मीडियम से एक परमिशन मांगते हैं कि भाई एक परमिटिविटी जो है उस स्पेस की जिस मीडियम में रखें। परमिटिविटी का मीनिंग क्या है कि भाई जब चार्ज पार्टिकल किसी मीडियम में रखे जाते हैं तो उस मीडियम से परमिशन मांगते हैं कि भैया क्या आपके अंदर बैठ के हम एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत कर लें, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा लें, या रिपल्शन कर लें, लड़ाई कर लें एक दूसरे के साथ में, क्या रिपेल कर लें एक दूसरे को। तो वो जो परमिशन है उस परमिशन को परमिटिविटी बोलते हैं। इसको और भी क्या बोल सकते हैं? इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। तो देखिएगा ध्यान से, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू थी, ये जो वैल्यू थी मेरे बेटे वो किस चीज़ की थी? ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू थी। अब हमने अभी तक इसमें क्या देखा? हमने ये देखा कि कूलम्ब्स लॉ ने क्या बोला, उसने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करी, वो देख लिया। परमिटिविटी क्या देखा? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के बारे में बात कर ली। अब आगे बात करें, मान के चलो इस चार्ज पार्टिकल्स को, ये दोनों जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, इन्हें किसी मीडियम में रख दिया जाए, ठीक है, तो उस केस में क्या किया जाएगा? इफेक्ट ऑफ मीडियम क्या होगा? तो देखो ध्यान से बेटा, इफेक्ट ऑफ मीडियम अगर मैं बात करूंगा तो वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो ध्यान से समझिएगा। तो अभी हमने इस बात को ये सीख लिया है कि मेरे बेटे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2/r² है। जी बिल्कुल है, बहुत अच्छी बात है। अब एक चीज इसमें देखें कि हमने मान के चलो इसको किसी मीडियम में रख दिया, किसी मीडियम में रख दिया। अच्छा, किस मीडियम में रख दिया? जैसे वाटर में रख दिया, मान के चलो ऑयल में रख दिया, तो हम सारे मीडियम हो सकते हैं इसमें हम इसको रख सकते हैं। तो हमने किसी मीडियम में इसको रख दिया, तो जिस मीडियम में आप इसको रख देंगे तो उस मीडियम की परमिटिविटी से, उस मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट के साथ में, और उस चीज को बोल देंगे एप्सिलॉन आर। उस चीज को क्या बोल देंगे मेरे बेटे? एप्सिलॉन आर बोल देंगे। तो एप्सिलॉन नॉट क्या चीज थी? एप्सिलॉन नॉट थी जो मेरे पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन आर क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। जिस मीडियम में रखोगे उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी है। और अगर मैं एक चीज बहुत ध्यान से देखूं तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर को एक हम नाम दे देते हैं बड़ा एप्सिलॉन, और उसको बोल देते हैं एप्सिलॉन ए। उसको क्या बोल देते हैं? एप्सिलॉन ए बोल देते हैं। और एप्सिलॉन ए, और क्या होगा ये एप्सिलॉन ए? तो एप्सिलॉन नॉट का मीनिंग हम जानते हैं, ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एयर या वैक्यूम बोला जा सकता है। इसकी वैल्यू मालूम है हमको। एप्सिलॉन आर क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। जिस मीडियम में आप इस चार्ज पार्टिकल के सिस्टम को, यानी दोनों चार्ज पार्टिकल्स को रख देंगे, ये उसकी परमिटिविटी है। और एप्सिलॉन ए क्या है? ये है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। जिस मीडियम में रखा है उसकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। तो कई बार ये रिलेशन पूछ लेता है कि भाई हमें रिलेशन बता दो। अब बात कर लें कि एयर जो है, क्योंकि देखो स्टैंडर्ड मीडियम क्या है? एयर। वैसे स्टैंडर्ड मीडियम एयर होता है, तो एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा? एयर की रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? तो एयर की अगर मैं बात करूंगा रिलेटिव परमिटिविटी की या इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, आप इस एप्सिलॉन आर को के से भी लिख सकते हैं, के से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। या अब मैं अगर इसमें एप्सिलॉन आर अगर एयर के लिए देखूंगा तो भैया के की वैल्यू एयर के लिए 1 हुआ करती है। एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है। और किसी मीडियम के लिए वो क्वेश्चन में गिवन होगी। वाटर के लिए क्या होगी, या ऑयल के लिए क्या होगी, या जिस मीडियम में आपने चार्ज पार्टिकल्स को रखा है उसके लिए क्या होगी। तो ये बात थी इफेक्ट ऑफ मीडियम की। अब मान के चलो हम कंपेयर करके देखें, एक चीज को कंपेयर करके देखें कि मेरे पास जो कॉन्सेप्ट है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अगर ये मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो था ये एयर में था और मीडियम में, तो एक्चुअल में जो फॉर्मूला आएगा वो क्या निकल के आएगा? तो एफ ई एयर की वैल्यू, एफ ई
एयर की वैल्यू कितनी थी जब क्वेश्चन में भी निकाली थी, यानी डेरिवेशन में निकाली थी, तो 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर थी। जी बिल्कुल सही है। अगर मैं एफ ई मीडियम निकालूं, एफ ई मीडियम निकालूंगा तो वो कितना आ जाएगा, 1/4πε0 इंटू एप्सिलॉन आर इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है। अब बहुत ध्यान से देखना, ये 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर जो है इसमें भी है, जी बिल्कुल है, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हो, इसकी जगह एफ ई एयर लिखा जा सकता है। जी बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो आइए मिलके लिख दें, इसकी जगह लिख देंगे एफ ई एयर। तो मेरे पास एफ ई मीडियम की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, यानी एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एनी मीडियम इक्वल्स टू हो जाएगा एफ ई एयर, एफ ई एयर अपॉन और एप्सिलॉन आर, इसको एप्सिलॉन आर बोल दीजिए या के बोल दीजिए, ठीक है। तो ये मेरे पास एक रिलेशन निकल के आ गया कि एफ ई मीडियम अपॉन एफ ई एयर की वैल्यू एप्सिलॉन आर आ जाया करती है। एफ ई मीडियम equals to Fe air upon epsilon r. So this is the required value of electrostatic force in any medium. ठीक है, ये मीडियम में। अब मान के चलो अगर ये हमने जो अभी ये फॉर्मेट देखा ये कैसा था, ये अभी हमने जो फॉर्मेट देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, कूलॉम्स लॉ का, ये स्केलर फॉर्म में था, या यूं कह दीजिए ये मैग्नीट्यूड था फोर्स का। ये क्या था मेरे बेटे, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड था। अगर हम इस चीज़ को वेक्टर फॉर्म में देखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में कैसे देखेंगे, वेक्टर फॉर्म में हम जानते हैं, वेक्टर फॉर्म में किसी भी मैग्नीट्यूड को अगर वेक्टर में कन्वर्ट करना है, वेक्टर फॉर्मेट में नोट करना है, तो क्या किया जाता है, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई। अच्छा भैया इसमें यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किस चीज़ का करेंगे, तो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट था, यानी जो डिस्टेंस थी दोनों के बीच में, लीनियर डिस्टेंस को डिस्टेंस बोल दो या डिस्प्लेसमेंट बोल दो। अरे भैया एक ही बात है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो कैसे लिखें, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या करूंगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और ये चूंकि डिस्प्लेसमेंट था ये तो वेक्टर था तो इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने से क्या है, वेक्टर बन गया, कि बिल्कुल वेक्टर बन गया। अब हम जानते हैं यूनिट वेक्टर क्या चीज होती है, यूनिट वेक्टर क्या चीज होती है, यूनिट वेक्टर को लिख सकते हैं आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, या सिंपली इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं आर वेक्टर अपॉन आर, मॉड आर को सिंपल आर लिख दो, क्या बुराई है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। तो एफ ई वेक्टर इक्वल्स टू आ गया 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये आर वेक्टर अपॉन आर आ गया, ठीक है भैया। तो अब अगर मैं इसकी वैल्यू को नोट करना चाहूँ तो क्या ये बन जाएगी 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर क्यूब, और ये आ जाएगा आर वेक्टर, ये क्या आ जाएगा आर वेक्टर। सो दिस इज द वैल्यू या दिस इज द फॉर्मेट या दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इन द वेक्टर फॉर्म। ये वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज पार्टिकल का, ये मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला है, ये हमने देख लिया। अब बात ये कर लें कि भाई इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फील्ड होती है एक कंजर्वेटिव फील्ड होती है, तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर बना के कैंसिल आउट करेंगे, जी बिल्कुल कैंसिल आउट करेंगे। यानी मान के चलो यहाँ जैसे ऐसे बहुत ध्यान से देखना कि पहले चार्ज पार्टिकल ने दूसरे चार्ज पार्टिकल के ऊपर, पहले चार्ज पार्टिकल ने दूसरे चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगाया होगा क्या वो इक्वल होगा, जी बिल्कुल इक्वल होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। सेकंड के द्वारा पहले पे लगाया गया, लेकिन अपोजिट भी तो होगा, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर बनाएंगे तो जो पहले पे लगाएगा वही दूसरे पे लगाएगा, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन तो अपोजिट होगी, डायरेक्शन तो अपोजिट होगी। तो ये मेरे पास दोनों के लिए अगर मैं ये देखूं एक्शन रिएक्शन पेयर बना के जो कैंसिल आउट कर
करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय वन ऑन सेकंड चार्ज पार्टिकल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय सेकंड ऑन फर्स्ट चार्ज पार्टिकल आर इक्वल एंड अपोजिट। मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है। तो ये हमने बहुत ध्यान से इस चीज को सीख लिया। आप इसको नोट करिए और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। सो थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।